डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं नीतू सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्पेशल एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएड स्पेशल एजुकेशन के पेपर ACSV03 इंटरवेंशन एंड टीचिंग स्ट्रेटेजी के ब्लॉक 4 मेथड्स ऑफ टीचिंग साइंस टू BI चिल्ड्रेन, प्रेजेंटेशन ऑफ टेक्टाइल डायग्राम एंड जनरल प्रिंसिपल से है। पिछले क्लास में हमने ऑफ लेक्चर मेथड्स, प्लेवे मेथड्स, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, ये सब मेथड्स हम कर चुके थे। उसके आगे का पोर्शन आज हम कर रहे हैं। स्पर्श रेखा आरेख का निरूपण, जो टेक्टाइल मैप है, डायग्राम है, तो वो किस तरह से VI बच्चे के पाठ्य पुस्तक है उसमें होना चाहिए, या उनको साइंस पढ़ते समय इन सब डायग्रामों से किस तरह से सहायता, और उनको जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे उससे रिलेटेड उनको मॉडल्स है, मैप है, वो प्रोवाइड करवा के उनको समझने में, शिक्षा ग्रहण करने में मदद कर सकते हैं। पहला जो है हमारा विज्ञान पाठ्य पुस्तक सामग्री। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए विज्ञान में ब्रेल पाठ्य पुस्तकों के उपयोग को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो VI बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं तो जो हमारा नॉर्मल विज्ञान या साइंस का बुक है उसको हमें ब्रेल पाठ्य पुस्तक में उपलब्ध कराना है या कन्वर्ट कराना है। तो वो एक महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि हर एक VI बच्चे तक उस बुक की पहुंच होनी चाहिए। फिर विज्ञान पाठ्य पुस्तक में तथ्य और प्रक्रिया शामिल होती है, और दृष्टिबाधित बच्चों की सीखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए सामग्री को स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जैसे जो नॉर्मल बच्चे को पढ़ाने के लिए हम पिक्चर्स का साइंस बुक में उपयोग करते हैं कि वो पिक्चर देख के किस चीज़ का है, किस तरह का है, जैसे हार्ट का फंक्शनिंग हमको समझाना है, या हमारे इंटेस्टाइन का। तो इस तरह से VI बच्चों के लिए भी हम वो टेक्टाइल रूप में या उभरा हुआ रूप में प्रस्तुत करें, ताकि उनको भी समझने में कठिनाई ना हो और अच्छे से समझ पाए। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में बहुत अधिक संपादन की आवश्यकता होती है, चूँकि इसमें प्रत्येक पाठ के अंतर्गत चित्र, स्वाध्याय आदि है, इसलिए पाठ्य पुस्तक सामग्री की प्रस्तुति दृष्टिबाधित बच्चों के लिए भी होनी चाहिए और दृष्टिवान बच्चों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जो भी कोर्स रिलेटेड मटेरियल है या कोर्स है, लेसन्स है, वो सिर्फ जो नॉर्मल चाइल्ड है उन तक ही पहुंच ना हो, बल्कि उसकी पहुंच VI बच्चों तक भी होनी चाहिए। हम अलग अलग पिक्चर और उसमें जो खुद से प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन भी रख सकते हैं। किस तरह से बच्चा जो वो पार्ट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद उसका स्वयं प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्वयं जान सकते हैं कि हमने कितना सीखा, और अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसका क्या आंसर होगा और किस तरह से उसको सॉल्व करना है। आरेख में परिवर्तन की आवश्यकता होगी। परिवर्तनों के संबंध में सूचनाएं निर्दिष्ट की जा सकती है। इसी प्रकार यदि कोई आरेख हटा दिया जाता है या खाली छोड़ दिया जाता है तो पाठ्य पुस्तक की अवधारणा और हटाए जाने भाग के कारण को समझाना आवश्यक है। अगर हम VI बच्चे के लिए पाठ्य पुस्तक को मॉडिफाई या चेंज करते हैं तो वहाँ पे अगर कुछ डायग्राम नहीं है या उस पार्ट को हटा दिया गया है तो किस कारण हटाया गया है, इसकी समझ होनी चाहिए और इसके कारण को समझाने की भी आवश्यकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम कोशिश करें कि जो सब्जेक्ट मटेरियल है वो एज इट इज़ रहते हुए हम उसको किस तरह से उसमें थोड़ा सा चेंज, मॉडिफाई या फिर ओमिशन करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, तो हम VI बच्चों के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर जहाँ ये सब चीज़ें संभव ना हो और हमें उस चीज़ को हटाना पड़े तो वो भी ज़रूरी है और हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे करिकुलम डिज़ाइन करते हुए या जो भी ऑलमोस्ट जो करिकुलम या जो पुस्तक नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं वही VI बच्चे भी पढ़ते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किया जाता है। अगर VI बच्चों
के पढ़ाने के लिए अगर चेंज किया जाए तो हमें करना चाहिए। जैसे आप इसमें डायग्राम देख रहे हो, तो जो साइंस बुक में, नॉर्मल साइंस बुक में है वो पिक्चर के माध्यम से होता है, तो यहाँ पे बुक में ही वो उभरा हुआ है और जो लेवल किया हुआ है वो ब्रेल में लिखा हुआ है, ताकि जो वीआई बच्चे पढ़ रहे हैं उस पुस्तक को, उसको वो डायग्राम भी समझे और उसके बारे में क्या लिखा हुआ है दोनों साथ में पढ़ेंगे, टच करके अपना फील करेंगे, तो उनका जो कंसेप्ट है, अवधारणा है, वो क्लियर होगा। फिर दूसरा है हमारा अनुकूलित विज्ञान शिक्षण सामग्री। क्षेत्रीय भाषा में अनुकूलित विज्ञान शिक्षण सामग्री तैयार कर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जो हमारा रीजनल या मदर टंग है उसमें जहाँ तक हो सके वहाँ तक हमें उपलब्ध कराने की कोशिश करनी चाहिए। अगर उपलब्ध नहीं है तो साइंस का बुक इंग्लिश में आमतौर पर मतलब सामान्य रूप से मिल जाता है, लेकिन अगर जैसे गुजराती में उपलब्ध करवाना है या फिर बंगाली में, तो रीजनल लैंग्वेज में हो सकता ना हो, तो उसको हमें तो कोशिश करना चाहिए कि वहाँ के जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें उपलब्ध कराएं। शिक्षण सामग्री के साथ साथ अनुरूपक शिक्षण सहायक सामग्री भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। बुक उपलब्ध है, उसके बाद टीएलएम के रूप में जो भी हमारा सहायक सामग्री है, ये टीएलएम है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड या उस एक पर्टिकुलर पार्ट या जो लेसन हम करवा रहे हैं बच्चे से उससे रिलेटेड, तो वो भी हमें उपलब्ध करवाना चाहिए। दृष्टिबाधित बच्चों की सुविधा के लिए ब्रेल लिपि में सामग्री तैयार करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अनुकूलित शिक्षण सामग्री को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। निम्नलिखित सिद्धांत दृष्टिबाधित बच्चों के लिए विशेष पाठ्यक्रम दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं। जो पहला है हमारा, जितना संभव हो उतना दोहराव या डुप्लीकेशन। फिर दूसरा हमारा विषय वस्तु में परिवर्तन को छोड़कर पाठ्य में परिवर्तन। जो भी हम परिवर्तन या चेंज कर रहे हैं तो उसको हमें ये ध्यान में रख के करना है, जो उसका विषय वस्तु है, जो मूल उसका है, वो चेंज ना हो, उसको छोड़ के हम दूसरा चीज़ चेंज कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है, लगभग समान अनुभव प्रदान करने के लिए मॉडलों का प्रतिस्थापन करें। जो वहाँ पे हम मॉडल या वो टेक्टाइल मैप के रूप में हम प्रदान कर सकते हैं। तो जो बच्चे को अनुभव एक्सपीरियंस मिलना चाहिए वो ऑलमोस्ट सेम हो, उसके जगह पे हम टेक्टाइल मैप भी या मॉडल का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा अनिवार्य परिस्थितियों का रद्दीकरण। अगर कुछ जो पार्ट है वो हो सकता है कि हमें वीआई बच्चों को पढ़ाने समय हटाने की आवश्यकता होगी, तो उसको भी हमें करना चाहिए। तो जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो जो टेक्टाइल मैप है, तो वहाँ पे उभरा हुआ है और वहाँ पे ब्रेल में लेवल किया हुआ है उसके हर एक पार्ट को। तो ये हम जो सिंपल प्रिंट है या कलरफुल प्रिंट आता है जो नॉर्मल बच्चों के लिए होता है या प्रिंट में आता है, तो उसको हम इस रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं वीआई बच्चों को पढ़ाने के लिए। या फिर यहाँ पे आप देख रहे हो उसको हम मॉडल के रूप में भी बना के बच्चे को टच करवा के उसके बारे में बता के भी हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसी तरह साइंस में बहुत सारे चीज़ों का कॉन्सेप्ट बनाने के लिए हम जितना संभव हो सके उतना अलग अलग तरह का ये मॉडल बना सकते हैं। ये डीएनए का मॉडल है, इसमें आप वुडन भी हो सकता है या प्लास्टिक का भी हो सकता है। तो इसको बच्चे टच करके और किस तरह से ये इसका बनावट है या होता है उसको वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसका अनुभव ले सकते हैं। फिर तीसरा है हमारा तरीके में बदलाव, इरादे में नहीं। दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए नियमित कक्षा शिक्षक को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। खुलापन, पारदर्शिता, लचीलापन, संसाधनशीलता को लागू करने के लिए आवश्यक शिक्षण रणनीतियाँ दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक के पास विभिन्न प्रकार की सामग्री और विधियाँ हो सकती है। जो वीआई बच्चे हैं वो नॉर्मल क्लास में इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत नॉर्मल क्लास में नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो क्लास टीचर है, जो नॉर्मल टीचर है, उनमें उनको बहुत ज़्यादा चेंज या
तरह का परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे उस स्कूल में जो रिसोर्स टीचर है या स्पेशल टीचर है वो उनके सहायता के लिए उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पे जो नॉर्मल टीचर उनको थोड़ा सा ही चेंज या उस क्लास के दौरान बताने की या करने की ज़रूरत होती है। उससे वीआई बच्चे हैं वो नॉर्मल क्लास में भी नॉर्मल बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, अच्छे से सीख सकते हैं, ताकि उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। आवश्यकता पड़ने पर शिक्षक विधि को बदल सकता है, लेकिन दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उद्देश्यों को नहीं। दृष्टिबाधित बच्चों के साथ पूर्व अनुभव रखने वाले नियमित शिक्षक हमेशा कहते हैं कि स्वीकार तरीके अन्य छात्रों के लिए समान रूप से उपयोगी साबित होते हैं। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए अपनाई गई शिक्षण में रचनात्मक पूरी कक्षा के लिए ज्ञान को बढ़ाती है। अगर वीआई बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ में पढ़ रहे हैं और इनका जो भी टीएलएम है या जो भी ये सामग्री इस्तेमाल कर रहे हैं वो जो नॉर्मल बच्चे वो भी देख रहे हैं, वो भी उसके बारे में जान रहे हैं। यह भी माना जाता है कि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए सावधानी पूर्वक योजना बनाने से पूरी कक्षा के लिए अधिक चिंतनशील शिक्षा प्राप्त होती है। तो दोनों बच्चों को हम साथ में करवा रहे हैं एक्टिविटीज़ और वो सब, तो वो दोनों भी एक दूसरे के साथ मिल के एक ही क्लासरूम में पढ़ रहे हैं और एक दूसरे के भावना को और एक दूसरे को भी समझते हैं। तो इस तरह से जो नॉर्मल चाइल्ड है उनमें भी जो वीआई बच्चे हैं उनके लिए संवेदनशीलता या उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और वो जहाँ तक हो सके वहाँ तक जो वीआई बच्चे हैं उनको मदद करने का, सहायता करने का भी प्रयास करते हैं और उनको सपोर्ट प्रदान करते हैं, और उनमें उनको तंग करने का या जो भी टीच करते हैं क्लास में वो सब भावना धीरे धीरे करके कम हो जाती है, ना के बराबर होती है। वो भी समझते हैं कि जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे ही वीआई बच्चे भी पढ़ते हैं, उनको बस थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट का सहायता की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे स्केच पैड टू क्रिएट रेज लाइन एंड टेक्टाइल ग्राफिक्स है। तो यहाँ पे जो स्केच पैड है वो हम क्लासरूम में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई डायग्राम या कुछ ऐसा तो जो वीआई बच्चे उनको बताना है या उनको लिखना हुआ, तो यहाँ पे जो स्केच पैड है, नॉर्मल पैड पे हम पेंसिल या पेन से लिखते हैं, तो यहाँ पे जो वीआई बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इस पैड पे जो भी हम लिखेंगे वो थोड़ा सा उभरा हुआ रहेगा, ताकि वो जो वीआई बच्चे हैं वो टच करके उसको फील कर सके, समझ सके अगर कुछ बनाया हुआ है या कुछ लिखा हुआ है। क्लासरूम में कई बार हम पढ़ाते पढ़ाते या समझाने के दौरान कुछ ऐसा डायग्राम बनाते हैं या उन बच्चों को भी बोलते हैं, तो हम क्लासरूम में इसका भी प्रयोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा स्पर्श रेखा आरेखों का निरूपण, जो डायग्राम रिप्रेजेंटेशंस है। ये कहावत है कि हाथ ही अंधों की आँख होती है, क्योंकि जो वीआई बच्चे हैं वो ऑलमोस्ट सब चीज़ करना मतलब कि देख नहीं पा रहे तो अपने हाथों के द्वारा ही करते हैं, टच करके फील करके वो इस्तेमाल करते हैं। स्पर्श से संबंधित आरेख इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए कि दृष्टिबाधित बच्चों को इसे ढूंढने, पहचानने तथा पहचानने में भ्रमित ना होना पड़े। अगर हमने डायग्राम इस्तेमाल करें या कुछ भी ऐसा चीज़ सिखा रहे हैं बच्चे को, तो उसके बारे में जानने में या अगर सिमिलर है तो उसमें हम कैसे थोड़ा सा चेंज करें कि दोनों में जो वीआई बच्चे वो डिफ्रेंशिएट कर पाए और दोनों को पहचान पाए, और दोनों को पहचानने में वो भ्रमित न हो, उनको एक जैसा न लगे। स्पर्श रेखा चित्रों को सीखने को प्रभावी बनाना चाहिए, सीखने की गति बढ़ानी चाहिए, सीखने की कठिनाइयों को दूर करना चाहिए, प्रत्यक्ष ठोस अनुभव प्रदान करना चाहिए और दृष्टिबाधित बच्चों के शिक्षण में विविधता लानी चाहिए। अगर कुछ हमने ऐसा बनाया है उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस चीज़ का या उस टीएलएम को इस्तेमाल करने के दौरान क्या कठिनाई हो रही है एज ए टीचर हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। फिर अगर वो कठिनाई हमें पता
चल गया है तो उसको हम कैसे हटा सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं, उसके जगह पे हम कुछ और वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जहाँ तक हो सके वहाँ तक हमें जो वीआई बच्चे हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से या जो लाइव हो सके उस चीज़ों का अप्लाई करना चाहिए, ताकि उनको उसके बारे में कंसेप्ट क्लियर हो, वो खुद से उसको टच करके फील कर सके और उसके बारे में जान सके। सीखने की प्रक्रिया में स्पर्श की अनुभूति कई अनुभव प्रदान करती है, जैसे सूखापन या गर्मी, ठंडा। तो ये सब चीज़ों को टच करके वो फील करके इसके बारे में जो वीआई बच्चे हैं पता कर सकते हैं। अतः स्पर्श रेखा आरेख का निर्माण और प्रस्तुतिकरण में निम्नलिखित पहलुओं का पालन करना चाहिए। जो हमारा पहला है, स्पर्श आरेख को दृष्टिबाधित बच्चों को उत्तेजित और प्रेरित करना चाहिए। इस तरह का हमें जो डायग्राम्स है वो होना चाहिए, ताकि बच्चे उसको फील करें, टच करें तो उसमें उससे प्रेरित हो। इससे सही स्पर्श अनुभव प्रदान होना चाहिए। जो चीज़ के बारे में है वो उसी कोशिश करे कि उसी तरह का वो अनुभव करे। इसका आकार सरल और स्पष्ट हो। जो उसका हम शेप एंड साइज़ बनाएंगे वो क्लियर होना चाहिए और सरल होना चाहिए, ताकि जब वो टच करके उसको समझ रहे हैं तो उनको दिक्कत ना हो। इससे शिक्षण प्रभावी होनी चाहिए और दृष्टिबाधित बच्चों के लिए सीखने में विविधता होनी चाहिए। हम इसमें अलग अलग तरीके से या अलग अलग सामग्री मॉडल का भी यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। इससे बच्चे को बिना किसी भ्रम के पता लगाने, अंतर करने और पहचानने में मदद मिलेगी। जैसे अगर एक जैसा ही चीज़ें हैं तो भी उसमें हमें किस तरह से अंतर करना है। दो चीज़ अगर उनके हाथों में दो चीज़ है तो दोनों में क्या अंतर है। दोनों एक ही वस्तु नहीं है, अलग अलग वस्तु है, और उस वस्तु का पहचानने के लिए भी इससे उनको मदद मिलेगी। लंबे समय तक टिकाऊ रहने के लिए इस मजबूत होना चाहिए। जो भी हम टीएलएम इस्तेमाल कर रहे हैं हो सके कि वो एक ही दो बार इस्तेमाल करें टूट जाए, ऐसा ना हो। टिकाऊ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा दिन तक या बच्चे उसे कई बार इस्तेमाल कर सकें। स्पर्शीय आरेख के सिद्धांत उन्हें सस्ता, अच्छी तरह से उपयोग करने योग्य और अक्सर बदलने योग्य बनाते हैं। जो हमारा टीएलएम है वो इस तरह से होना चाहिए कि उसमें ज़्यादा खर्च भी ना करना पड़े। वो कम पैसे में सस्ता और टिकाऊ होना चाहिए, और जितना बार भी हम चाहे उतने बार उसमें बदलाव कर सके, इस तरह का होना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे पिक्चर में देख रहे हो कि अलग अलग जो भी मॉडल का है या फिर लाइफ का है। जैसे अगर हमें टॉर्टाइज लाइफ साइंस के अंदर टॉर्टाइज या ये कई बार फ्रॉग का भी इस्तेमाल करते हैं, तो हो सकता है अगर वो रियल का हो तो उसको भी टच करके फील करके बच्चा कर सकते हैं। अगर बर्ड के बारे में करवा रहे हैं या फिर एटम के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पे टेक्सचर एटम है तो उसको इस तरह से बनाया हुआ है, प्लास्टिक का है, या फिर उस पर जो लेवल किया गया है वो ब्रेल में लेवल किया गया है, और वो प्लास्टिक का होते हुए भी मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, कि अगर एक ही बार टच किए और ऐसे पकड़े और टूट जाए, ऐसा नहीं है कि टिकाऊ है। मतलब इसको हम कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने जो साइंस लैब है उसमें रख सकते हैं। तो ये तो 2-4 नमूने हैं। इस तरह से जो साइंस लैब में है वो बहुत सारे जो भी लाइफ साइंस का है या फिज़िक्स साइंस का है, केमिस्ट्री का है, तो इस तरह से बहुत सारा उसमें जो टीएलएम है उसका उपयोग किया जाता है। फिर यहाँ पे स्केलेटन का है, तो एक एक उसका पार्ट बच्चा टच कर रहा है, उसको फील कर रहा है, महसूस कर रहा है कि वो किस तरह का हमारा जो हमारे बॉडी का जो स्केलेटन है या हमारी जो हड्डियाँ है वो किस तरह से बनी होती है, उसका बनावट कैसा होता है। तो वो सारे हम बच्चे को उसको टच करवा के उसके बारे में बता के और कैसा है, किस तरह का है, किस तरह से काम करता है, वो सब चीज़ें हम बता सकते हैं। सामान्य सिद्धांत दृष्टिबाधित बच्चों के लिए दृष्टि से गैर दृष्टि अनुभवों में परिवर्तन के लिए अधिक दृष्टि अनुभव और
अल्प गैर दृष्टि अनुभव वाले एक सामान्य पाठ्यक्रम का विश्लेषण किया जाना चाहिए। इस संबंध में निम्नलिखित पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए। जो पहला है हमारा, यथासंभव नकल से बचे। दूसरा है, अवधारणाओं में परिवर्तन को छोड़कर पाठ में परिवर्तन करना। तीसरा है हमारा, मॉडल के प्रतिस्थापन ने लगभग समान अनुभव प्रदान करे। अगर हम किसी चीज़ को हटा के वहाँ पे उसके जगह पे कोई और चीज़ दिखा रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो उससे ऐसा चीज़ हमें सब्स्टिट्यूट करना है कि उससे उनको सेम ही एक्सपीरियंस मिले। फिर अनिवार्य परिस्थितियों से निपटना। अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो उसको हम किस तरह से निपटे, या किसी पार्ट को हमें हटाना है तो वहाँ से हम उसको तो ओमिट कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। पहला हमारा, समायोजन की रणनीति। समायोजन दृष्टिकोण समान दृष्टि वाले बच्चों के लिए इच्छित अनुभव सीखना है और दृष्टिबाधित बच्चों के लिए इसे बहुत अधिक कठिनाई के बिना प्रदान किया जा सकता है। जबकि सामान्य पाठ्य पुस्तक सामग्री में प्रस्तुत कई अवधारणाएं दृष्टि उन्मुख अवधारणाएं, उन्हें गैर दृष्टि उन्मुख अवधारणाओं में बदलने के लिए सभी संभावनाओं का पता लगाना चाहिए, ताकि दृष्टिबाधित बच्चों को उत्कृष्ट सीखने का अनुभव मिल सके। जो भी हमारा नॉर्मल बच्चों के लिए जो भी साइंस के बुक आते हैं उसमें ऑलमोस्ट पिक्चर्स होता है, प्रिंटेड होता है, तो उसके जगह पे हमें हर जगह उभरा हुआ या टेक्टाइल मैप का प्रयोग करना है। जबकि दृष्टि से गैर दृष्टि अवधारणाओं में रूपांतरण की जांच का विश्लेषण किया जाता है, तो कई तरीके खोजे जा सकते हैं। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जब हम उसको टेक्टाइल के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं या बना रहे हैं तो कुछ चेंज ना हो, उसके बारे में बताने के टाइम या उसके पार्ट्स का उसका लेवल करते हुए कुछ छूट ना जाए, ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। जो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए श्रवण, स्पर्श, सूंघना जैसे अन्य संवेदी इनपुट के माध्यम से सम्मान जैसा अनुभव प्राप्त करने के लिए लागू और संभव है। तो जो वीआई बच्चे हैं वो उसको छू के, सूंघ के, सुन के और अपने अन्य संवेदी इनपुट के माध्यम से उसके बारे में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। हालांकि उन्हें दृष्टि के विकल्प के रूप में नहीं लिया जा सकता है, फिर भी वे दृष्टि क्षति की भरपाई के लिए उतना ही जानकारी प्रदान कर सकते हैं। निम्नलिखित कार्य पद्धति के माध्यम से रणनीति पर विचार किया जा सकता है। जो हमारा पहला है, अतिरिक्त मौखिक निर्देश के माध्यम से प्रतिपूरक रूप अनुभव। जो जितना संभव हो सके उतना हमें बच्चे को बोल के उस चीज़ के बारे में बताना है, उन्हें अनुभव प्रदान करना है। दूसरा, स्पर्शीय रूप में उपयुक्त अध्ययन सामग्री के प्रावधान के माध्यम से प्रतिपूरक अनुभव। जो भी उनके लिए जितना हो सके उतना हमें सहायक सामग्री TLM का प्रावधान करना चाहिए, उन्हें उपलब्ध करवाना चाहिए, उन्हें देना चाहिए क्लासरूम में। फिर हमारा नेक्स्ट है, त्रियामी उपकरणों के माध्यम से एक प्रतिपूरक रूप का अनुभव 3D रूप में हो सके तो उपलब्ध कराए, ताकि बच्चे उसे अच्छे से स्पर्श करके, टच करके उसके बारे में जान सके। और जो भी मॉडल या टेक्टाइल मैप हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये देखें कि उसमें अच्छी तरह से लेवल किया हुआ हो, वहाँ पे उसके बारे में लिखा हुआ हो ब्रेल में, ताकि बच्चे उसको उसके आकार को, साइज़ को, शेप को टच करके फील करें और उसके बारे में जान भी रहे हैं। हर एक पार्ट को छोटा से छोटा अगर उसमें कोशिश करें कि हर एक पार्ट को वहाँ पे लेवल किया हो और उसके बारे में वहाँ पे ब्रेल में लिखा हो। मौखिक स्पष्टीकरण द्वारा पूरक श्रवण जानकारी के माध्यम से प्रतिपूरक अनुभव। और लास्ट है, अन्य सभी शंकाओं द्वारा एक प्रतिपूरक अनुभव जो मुख्य रूप से जानकारी इनपुट करने के स्रोत के रूप में दृष्टि की अपेक्षा नहीं करता है। एक शिक्षक कक्षा सेटिंग में आवश्यक सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए किसी एक विशेष दृष्टिकोण का उपयोग नहीं कर सकता है, लेकिन उपर्युक्त सभी दृष्टिकोणों का उपयोग अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार एकीकृत तरीके से किया जा सकता है। हो सकता है हम एक ही तरीका बार बार इस्तेमाल
हमें हर एक चीज़ पढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में हम आवश्यकता के अनुसार कौन सा परिस्थिति या किस तरह से हमें दृष्टिकोण रखना है, किस तरह से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और परिस्थितियों के अनुसार एकीकृत तरीके से किया जा सकता है। हो सकता है एक चीज़ को समझाने के लिए हमें 2-3 तरीके अपनाने पड़े, तो वो भी हम कर सकते हैं। दूसरा हमारा शिक्षण रणनीति के विभिन्न चरण। शिक्षण रणनीति विकसित करने के लिए विश्लेषण निम्नलिखित रूप से होता है। पहला है शैक्षिक उद्देश्यों में सीखने के कार्यात्मक भागों और माध्यमिक भागों को शामिल करना। दूसरा है सीखने के अनुभव, जो एक नियमित कक्षा शिक्षक द्वारा नियमित कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चों के साथ नियमित पाठ में प्रदान किया जा सकते हैं। फिर तीसरा है हमारा दृष्टि हानि से उत्पन्न होने वाली संवेदी और संज्ञात्मक कमियों को समायोजित करने के लिए दृष्टिबाधित बच्चों के साथ शिक्षा में नियमित कक्षा में प्रदान किया जा सकने वाले शिक्षण के अनुभव। फिर नेक्स्ट हमारा दृष्टि हानि से उत्पन्न होने वाली संवेदी और संज्ञात्मक कमियों को समायोजित करने के लिए दृष्टिबाधित बच्चों के साथ शिक्षा में नियमित कक्षा में प्रदान की जा सकने वाली सीखने के अनुभव। फिर नेक्स्ट है सीखने के अनुभव, जो नियमित कक्षा के बाहर प्रदान किए जाने चाहिए। शायद किसी संसाधन कक्ष में संसाधन शिक्षक द्वारा या दृष्टिबाधित बच्चों के साथ वास्तविक जीवन की स्थितियों के माध्यम से। कई बार बहुत सारे जो पार्ट से रिलेटेड है वो हम रिसोर्स टीचर के द्वारा भी रिसोर्स रूम में सीखते हैं, और कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपने वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में जो हमारे साथ हो रहा है उसके द्वारा भी हम सीखते हैं। पिछले 3 प्रकार के सीखने के अनुभवों को मिलाकर यह बच्चा विकलांगता के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इष्टतम संज्ञात्मक रूप से सीखने की स्थिति में होना चाहिए। सिद्धांतों और प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए विश्लेषण के लिए एक समान रूपरेखा निम्नलिखित पैराग्राफ में प्रस्तुत की गई है। जो हमारा रूपरेखा में निम्नलिखित मुख्य श्रेणियां शामिल है। पहला है हमारा उद्देश्य, दूसरा है पहली आवश्यकता निर्धारित करना, तीसरा है प्रस्तुतिकरण और चौथा है अनुसरण करना। शिक्षण कार्य के विश्लेषण का एक विशिष्ट रूप सामने लाने के लिए मुख्य वर्गीकरण को उप विषयों में विश्लेषित किया गया है। प्रपत्र के अनुसार वर्गीकरण अवरोही क्रम में दिया गया है और वर्गीकरण में दिए गए बिंदु आपस में गुथे हुए हैं। दोनों सारे एक इंटर रिलेटेड है। इस शिक्षण कार्य के विश्लेषण हेतु रूपरेखा में एक तार्किक दृष्टिकोण को अनुकूलित देखा जा सकता है। विश्लेषण के इस क्षेत्र में एक सामान्य रूपरेखा लागू की जा सकती है। अब हमारा यहाँ पे गृह कार्य, जो पहला क्वेश्चन है वो व्याख्या विधि या लेक्चर मेथड किसे कहते हैं। फिर दूसरा है विद्यालयों में सर्वाधिक प्रचलित पद्धति डैश है, कौन सी है, जो लेक्चर मेथड है। तीसरा है हमारा आगमन विधि और निगमन विधि में अंतर लिखिए। दोनों जो मेथड है इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड, उस दोनों में डिफ्रेंसिएशन करना है, क्या दोनों में क्या अंतर है। तो ये हम आज के लिए यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पोर्शन करेंगे। धन्यवाद।